गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉ की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चंदन साव, जो आपको आज बताने वाला हूं कि हम लोग के सिलेबस में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम लोग कौन सा चैप्टर दिया गया है और इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी समझना है ना कि लॉ आखिर सिलेबस में लाया क्यों गया, लॉ का ज़रूरत क्यों था, रिक्वायरमेंट क्या था लॉ को। क्या नहीं समझते लॉ को, नहीं जानते, नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत हो जाता। काफ़ी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इस दुनिया में भी रहते हैं, जिन लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं होता है। तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? आखिर रीज़न क्या है इसके पीछे? अगर अच्छा जान लेंगे तो इससे बेनिफिट हम लोग को क्या क्या मिलेगा। अगर लॉ को समझ लेंगे तो हम लोग को क्या आने वाले दिनों में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस किस नुकसान से बच सकते हैं, ये सभी अब समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला कि देखिए, हम लोग के सिलेबस में जो लॉ को लेकर आया गया है ना, जिस तरीके से आप थोड़ा याद कीजिए। अकाउंट्स जो होता था ना, अकाउंट्स का मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं आप? अकाउंट्स का मतलब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जब अकाउंट्स आया था तो एक बात बताइए कि अकाउंट्स तुरंत आ गया था? नहीं, ऐसे कभी भी कुछ चीज़ नहीं होता है। तो सर कैसे आया आप बताइए। देखिए, कॉमर्स की दुनिया में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है अकाउंट्स। उसको भी जब लाया गया था ना, तो आप याद कीजिए, जब आदि मानव का युग हुआ करता था, क्या उसी समय पर तुरंत अकाउंट्स आ गया होगा? ऐसे होता है क्या कभी भी? नहीं। मतलब सर उस समय तुरंत अकाउंट्स नहीं आएगा। उस समय क्या हुआ होगा, जब आदि मानव का युग होगा, जब इस पृथ्वी का सृष्टि हुआ होगा, तो लोग सर ढंग से कच्चा चीज़ भोजन करते थे। उन लोगों को ढंग से खाना पीना नहीं आता था, पका के खाया जाता ये नहीं पता था, कपड़ा कैसे पहना जाता था ये भी नहीं पता था, तो वो अकाउंट्स कैसे जानते? तब भाई अकाउंट्स नहीं जानते तो लॉ तो दूर की बात है ना। अर्थात सर आप क्या बोलना चाहते हैं, अच्छा समझाइए ना बाबू। मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से एक थोड़ा सा आप मतलब समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जस्ट, कि अकाउंट्स क्या था। कि स्टार्टिंग में अकाउंट्स नहीं आया। जब कोई चीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ता है ना, ज़रूरत, नीड, अब लगता है कि इस चीज़ का या तो आविष्कार हो जाना चाहिए। बोलता है ना, समय बहुत कुछ सृष्टि कर डालता है, ज़रूरत लोगों को काफ़ी कुछ सिखा देता है, समय के अनुसार लोगों को सीख मिल जाता है। मतलब सर क्या है कि जिस तरीके से उस समय तो अकाउंट्स नहीं था, लेकिन अगर बोला जाए, जब हम लोग यहाँ पर राजा महाराजा लोग राज किया करते थे, उन लोगों का शासन चलता था, तो क्या उस समय अकाउंट्स आया था? अब थोड़ा सा सोचिए, तब मैं आपको लॉ के बारे में बताऊँगा। मैं बोलूँगा हाँ आया था। सर कैसे, आप बताइए तो एक बार। देखो, वो याद कर, जब कोई राजा महाराजा लोग बोला करता था, मेरे पास इतना हाथी है, मेरे पास इतना घोड़ा है, मेरे पास इतना ज़मीन है, मेरे पास इतना जायदाद है, तो ये सारा, मेरे पास इतना ज्वेलरी है, सोना है, चांदी है, ये पता कैसे चलता था? मेरे पास इतना हाथी है, मेरे पास इतना घोड़ा, ये पता कैसे चलेगा? जरूर कहीं तो ये लिखा होता था ना, लिखा पढ़ी कहीं तो कुछ होता था। हाँ, उस समय भी लिखा पढ़ी होता था। कैसे? इसको लिखा जाता था ताम्रपत्र में, या तो बोला जाए ठीक है चलिए, कहीं भी लोग लिखकर इसका रिकॉर्डिंग करता था। नॉर्मल कागज़ में भी, मतलब कागज़ से रिलेटेड कुछ सामग्री भी था जहाँ पर ये लिखा पढ़ी करता था। ठीक है, हम लोग समझ गए सर, मतलब कहीं तो इसका रिकॉर्ड होता था। अगर इसका रिकॉर्ड नहीं होता तो लोग कैसे बताता? इतना तो सर आइडिया हो गया कि कुछ तो होता था। आपको और कुछ याद दिलाना चाहते हैं। आप याद कीजिए एक सिनारियो, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का एक मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन है, रामपाल यादव है। उसमें क्या होता है, जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो मूवी है ना, उसमें एक सीन आया। उस सीन में क्या होता है कि अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग देश से लोग, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर, शहर तो नहीं बोलेंगे उस समय के शासन में, मतलब दूर दराज से लोग पहुंचते थे। कहाँ पर? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। देखिए, मूवी में एक ऐसा जगह आता था, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग व्यापार करने के लिए, मतलब गुड्स को सोल्ड करने के लिए आते थे। उस समय क्या होता था ना, उस समय पैसा नहीं होता था, मनी, पैसा नहीं होता था। उस समय होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब अगर हम ये सामान देंगे तो उसके बदले मुझे ये सामान मिलेगा, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, ऐसा सिस्टम चलता था। जब ऐसा सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर, मतलब गुड्स के बदले गुड्स लेने देने का, उस समय क्या था पता है? आप देखिएगा उस मूवी में ध्यान से, बोला गया जो लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है उन लोगों को कर देना पड़ेगा। कर का मतलब था टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा, तब आप लोग यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे।
अर्थात वो कौन सा टैक्स है? जो बेचने के ऊपर जो टैक्स लगता है, डैट इज कॉल्ड जीएसटी, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बताइए, जब इस टैक्स को लेता होगा तो तब वो राजा महाराजा लोग को कितना टैक्स मिला, कितना नहीं मिला, इसका रिकॉर्डिंग कहीं तो करता होगा, तब तो उन लोगों को पता चलेगा ना भाई कि नहीं अब खजाना ख़त्म होने वाला है, कुछ उपाय किया जाना चाहिए। याद कीजिए, इसके अलावा भी मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक आमिर खान का लगान मूवी है जिसमें अंग्रेज लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हिंदुस्तान में एक टैक्स लागू कर देते हैं, बोलते हैं लगान। लगान का मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू, मतलब सर ये लैंड के ऊपर चार्ज हो जाता है। अब किसान लोग क्या बोल रहा है, भाई फसल हुआ नहीं तो हम कैसे दें, मतलब सर जो भी है, मतलब इतना तो क्लियर हो गया। उस समय जब इसको रिकवरी लिया जाता था टैक्स को, या जो भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कहीं तो ये लोग लिख कर रखता था। उसी तरीके से भाई लॉ को चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, लॉ भी एक रिक्वायरमेंट का चीज़ बना। एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन हल्का फुल्का सा। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बताता हूँ कि सपोज मान लें हम लोग कहीं पर गए घूमने फिरने के लिए, पैसा तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो जो ज्वेलरी शॉप है ना भाई, ज्वेलरी जो शॉप है, जैसे खासतौर पर महिलाएं क्या पढ़ना पसंद करती है, ज्वेलरी। उन लोगों को ज्वेलरी से बहुत, वो लोग शॉपिंग करना बहुत पसंद करेगी, ज्वेलरी पहनना ज़्यादा पसंद करेगी। और देखिए अरे ये तो बहुत अच्छा ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर ढेर सारा ज्वेलरी है। एक काम करते हैं, पैसा तो नहीं है, ज्वेलरी पहनने का मन करा तो ज्वेलरी उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है? दुकानदार पूछेगा, बोल देंगे पेमेंट कर देंगे, बोल देंगे उधार में ले लेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? बता भाई, पहनने का मन करेगा तो सामान ले लेगा, लेकिन उसका भुगतान नहीं करेगा। हो सकता है कि तुम उसको उधारी में ले ले, क्रेडिट में ले ले। तो बता, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है, क्या इसके कारण से आपको नहीं लगता चोरी बढ़ सकता है, फ्रॉड बढ़ सकता है, धोखाधड़ी बढ़ सकता है, डकैती बढ़ सकता है, लोग अपना ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए सब कर्मकांड करना शुरू कर देगा? क्या ये सही होता हमारे देश के लिए या हम लोगों के लिए? नहीं। मतलब इसके ऊपर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यस और नो, रोक लगेगा कि नहीं लगेगा? रोक लगेगा ना। ये जो रोक लगाया जाएगा, ये रोक कैसे, इसको रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाया जा सकता है? ये सिर्फ लगाया जा सकता है लॉ के जरिए। जब देश में कोई ऐसा कानून बनेगा कि जो लोग क्राइम करेगा, जो लोग चोरी करेगा, डकैती करेगा। अब एक बात सपोज मान लीजिए, ये जो चंदन सर जी है ना, इनका घर बहुत अच्छा है श्रीरामपुर में। एक काम करते हैं, स्टेशन के बगल में, ये क्या दिक्कत है? ऐसे भी क्लास में आकर बड़ी लेक्चर देते हैं, बहुत कुछ, मतलब ना माथा ख़राब कर देते हैं। एक काम करते हैं, जाते एक दिन घर में इनका मर्डर कर देते हैं, चंदन सर ख़त्म, घर अपना। तो मतलब सर आपको अगर घर पसंद आ गया तो आप उस घर को लेने के लिए किसी का मर्डर कर दीजिएगा, बाद में बोलिएगा हमको क्या पता था किसी को मर्डर करने से जेल होता है। मतलब दो चीज़ है भाई। सबसे पहला चीज़, अगर ये कानून नहीं होता, किसी को मर्डर करने से जेल होता है, पहला कानून नहीं होता तो कितना लोगों का घर उजड़ जाता, कितना लोग जीवात्मा से परमात्मा में लीन हो जाते हैं, धरती से आसमान पहुंच जाते हैं। अर्थात सर ये तो क्लियर हो गया कि लॉ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश ये कीजिए। सिर्फ ज़रूरत है कि जानना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो बोलेगा हमको क्या पता था कि किसी का मर्डर कर देने से जेल जाना पड़ता है। वो मर्डर कर देता भाई किसी का, बोलता हमको, आपको लॉ नहीं पता, आपका फॉल्ट है। मतलब सर लॉ का ज़रूरत है क्राइम को रोकने के लिए, और लॉ को जानना भी जरूरी है। आप नहीं जानते, ये आपका फॉल्ट है। जिसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। लॉ में आएंगे बाबू, सिलेबस में आएंगे, टेंशन मत ले। पहले ये तो समझ ले लॉ को सिलेबस में क्यों लाया क्यों किया है। एक आया मोटर व्हीकल एक्ट। कौन सा एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट। ये किसके लिए है? वाहन के लिए होते हैं, मतलब जो वाहन, मतलब गाड़ी मोटर जो सड़क पर चलता है ना, उसके लिए। सपोज मान लो कि कोई सिंगल का रूल नहीं होता, जैसे मन करे वैसे तुम गाड़ी को चला सकता है, जैसे मन करे वैसे चला सकता है। तो आप बताइए एक्सीडेंट कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। ये बताइए नॉइस कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। रास्ते में सड़क जाम कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। और सर बताइए क्राइम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई। फाइनेंशियल लॉस मीन्स पैसा का लॉस कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक्सीडेंट ज़्यादा होगा तो आपका सिर्फ नुकसान नहीं होता, आपके परिवार को भी नुकसान होता है। इसको इनडायरेक्टली तौर पे मैं बोल रहा हूँ, आप खुद से समझने का, एनालिसिस करने का कोशिश कीजिएगा।
अब बताइए, तो ये सभी चीज़ों से बचने के लिए अब एक बताइए, किसी नॉर्मल इंसान को अगर रास्ता सड़क क्रॉस करना है, रेड सिग्नल नहीं होता, कोई रूल नहीं है, आराम से जिसको जैसे चलाना है गाड़ी चला, मोटर चला, एरोप्लेन चला, इंसान को चला, जानवर को चला, गाय भैंस सब रास्ता में चलना शुरू हो जाता, इंसान भी चलता, गाड़ी भी चलता। आप बताइए उस बीच में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा फिर और रास्ता जाम, ऐसी कम जाम लगा रहता है क्या? एक तो सड़क ढंग का नहीं है, उसके अलावा जाम अलग से अगर परेशान कर देगा तो क्या होता पब्लिक का हालत। मतलब सर रेड सिग्नल जब चलता है तब हम लोग आराम से रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, हमें भरोसा है कि कोई सिंगल रास्ता क्रॉस नहीं करेगा, नहीं तो उसको सज़ा मिलेगा। अर्थात सर गवर्नमेंट इतना सारा चीज़ को सोच कर क्या लेके आया, लॉ। किसका भलाई के लिए? हम लोग का भलाई के लिए। तो बताइए कम से कम हम लोग अपना भलाई के लिए अगर लॉ जानेंगे तो किसका भला होगा? खुद का होगा भाई। हम लोग सज़ा से बच पाएंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो देश का भी भला होगा। क्यों देश का भी भला? इसलिए है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता ना भाई वो सब फाइन क्यों रखता है, पेनल्टी क्यों रखता है? इसीलिए फाइन रखा जाता है, इसीलिए पेनल्टी रखा जाएगा कि तुम लोग ऐसा काम मत करो। उन लोगों का इंटेंशन तुमसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो चाहता है कि क्राइम कैसे रुके, इसके लिए फाइन लगाया जाता है, ना कि कैसे रेवेन्यू जनरेट हो। पैसा कमाने के लिए टैक्स है, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए, एक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है श्रीमान? उसके लिए लॉ है। उसके लिए क्या लाया गया? उसके लिए लॉ लेकर आया गया है। मतलब सर ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, ये तो बहुत नेक काम हुआ है लॉ का लाकर। लॉ हम लोग का बचाव कर रहा है। आप लोग को बचाव समझ में आ रहा है बाबू कि लॉ हम लोग का किस तरीके से बचाव कर रहा है? तो इसके लिए कौन सा लॉ है? एक सिंपल सा लॉ है जिसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिए भाई, एक लड़का है, एक जगह लिखा है नो पार्किंग, एकदम साफ साफ लिख दिया नो पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है। लेकिन पता है वो बंदा क्या कर रहा है? पार्किंग नहीं है, उधर ही गाड़ी लगाएंगे। बड़ा बाप का बेटा है, उधर ही गाड़ी लगाता है भाई। ठीक है, गाड़ी लगाया एक दिन, मामा देखा, मामा समझ में आता है ना आप लोगों को? वाह बहुत अच्छा। तो मामा देखा वहाँ पर, अरे किसका गाड़ी लगा है भाई यहाँ पर नो पार्किंग में? तो अगल बगल से पूछा भाई किसका है, तो बताया कि है एक जन का जो उस बिल्डिंग में गया है। कब आएगा? बोला 4 बजे आएगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। 4 बजे ट्रैफिक पुलिस निकाला भाई चलान काटा 2000 रुपये का। सपोज मान के चलो भाई वहाँ पर फाइन रखा कितने का? 2000 का दिया, गाड़ी लेके वो लड़का निकल गया। फिर दूसरा दिन आया, फिर वही गाड़ी रखा, ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ, सर 2000 का एक पत्ती थमाया, साइन किया, पैसा दिया, निकल गया। फिर तीसरा दिन ऐसे ही हुआ, अब मामा गुस्सा आ गया, अब उसको गुस्सा आ गया। चौथा दिन फिर ऐसे ही हुआ, अब बोला भाई पैसा नहीं, अब तू जेल चल, अब तेरा गाड़ी निकलेगा जेल में आकर लेना, वहीं पर थाने में आकर लेना। मतलब सर क्या है? देखो बाबू, जब लिखा रहता है नो पार्किंग का मतलब ये नहीं है ना कि आप फाइन दे के बच जाइएगा सिर्फ। उसका मतलब आप ऐसा गलती दोबारा ना करें, इसीलिए आपको फाइन देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप अगर इस गलती को आप बार बार दोहराएंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सर क्यों? क्योंकि भाई हम मोटिव गवर्नमेंट को आपसे रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, इसको रोकना है भाई। आप ऐसा गलती दोबारा ना करें, इसको रोक लगाने के लिए लॉ का लाया गया है। आपको समझ में आया? वो अलग है, वो लोग छोड़ देता है। सर समझ में आ गया सर, वाकई में लॉ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो दुनिया तहस का नहस हो जाता। ऐसा क्या? हम बोले हाँ भाई ऐसा भी हम आपको प्रूव कर देंगे लॉ का क्यों ज़रूरत है। फिलहाल आते हैं, इतना समझ में आ गया, लॉ हमको ज़रूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। सर क्या क्या है फिलहाल हमारे सिलेबस में? देखो हमारे सिलेबस में ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेमेस्टर 1 में टोटल 80 मार्क्स का लॉ है, 80 मार्क्स का पेपर आता है। और इतना अच्छा पेपर है ना, इसमें सेमेस्टर देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक सेमेस्टर 1 एक सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में जो लॉ आता है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉ। कौन सा लॉ? बिजनेस लॉ। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का।
फिर सेमेस्टर 2 आएगा, उसमें कितने मार्क्स का लॉ है? 80 मार्क्स का अलग से। ये इतना अच्छा सिलेबस है ना, कोई अगर CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहता है, मतलब इतना ज़्यादा कवर अप कर लिया है कि इतना बड़ा सिलेबस सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर ना CA में है, ना CS में है, ना CMA में है। और अगर सेमेस्टर 1 का बात किया जाए तो इतना सिलेबस तो CS और CMA में भी नहीं है। मतलब आसानी से वो लोग एग्ज़ाम दे सकता है और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आ सकता है। ठीक है सर, कौन कौन सा चैप्टर है? बोले 80 मार्क्स के अंदर 6 चैप्टर दिया गया है। सेमेस्टर 1 फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ जानकारी लेंगे सेमेस्टर 1। कौन सा लॉ? बिजनेस लॉ। जब आप सेमेस्टर 2 में जाइएगा तब हम आपको बताएंगे कंपनी लॉ के बारे में। आज हम एक शब्द भी नहीं बोलने वाले हैं। कौन से लॉ के बारे में? कंपनी लॉ। आज सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे कौन सा लॉ? बिजनेस लॉ। आखिर बिजनेस लॉ को हमारे सिलेबस में क्यों लाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? चलिए, सबसे पहला जिस चैप्टर का नाम दिया गया उसका क्या नाम है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे लाया गया, एक बात मान लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज आप लोग ट्यूशन आए, बोले सर मेरे को लॉ का ट्यूशन पढ़ा दीजिए क्या? हम ले पढ़ ले भाई, क्या दिक्कत है, ज्ञान है बांटने का चीज़ है, लेकिन भाई फीस लगेगा। कारण है फीस तो लेकर रहेंगे भाई, बिना फीस के कुछ नहीं होता, फीस तो तेरे को देना पड़ेगा। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप इतना अच्छा समझाते हैं कि हमको एक बार में समझ में आ जाता है। हम सिर्फ एग्ज़ाम में गुड मार्क्स नहीं लेके आना चाहते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना चाहते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट लोग स्कोर करता है ना 70+ में, 70+ में परसेंटेज नहीं 80 का बात कर रहे हैं, 80 में लाता है ना 70+, ऐसा हम स्कोर करना चाहते हैं। तो हम जरूर लॉ का पढ़ेंगे और आपसे समझ के इस लॉ का जितना आपका फीस नहीं वो उससे ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। ठीक है भाई, हम उसको बहुत अच्छा ज्ञान दिए, समझा दिए, सब कुछ समझा, लेकिन बोलता है ना कुछ कुछ इंसान का ना गलती नहीं छोड़ता और जानबूझ के कुछ लोग करता है। ये लड़का पूरा क्लास किया, पूरा पढ़ाई किया, 6 महीना मेरे से पढ़ा और पढ़ के भाग गया, मेरा फीस मेरे को नहीं दिया। अब पता भाई मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगा ना, ये मेरे साथ धोखा है कि नहीं है ना? बोला सर दिक्कत है, हम आपको पूरा क्लास करके दे देंगे, हम तुम्हारा बात का विश्वास कर लिए, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, चाहे ऑफलाइन क्लास किया चाहे ऑनलाइन क्लास किया। हम जानते हैं तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये मेरा जस्ट एक एग्जाम्पल है। मुझे पता है बाबू तुम लोग बहुत बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा इस सब के लिए। तो सर तुम चला गया, तो सपोज मेरे साथ क्या हुआ? धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। तुमको नहीं लगता ऐसा ऐसा बदमाश बच्चा को सज़ा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सज़ा मिलना चाहिए ना भाई। मेरा फीस भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई? इतना मेहनत किए हैं, इतना अच्छा समझाए हैं तुम लोगों को पीछे। तुम लोग का देख भाई पैसा के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाते हैं भाई, तुम लोग का अच्छा रिजल्ट हो इसलिए। फीस इसलिए नहीं लेते हैं, फीस लेने के पीछे रीज़न क्या है? ताकि तुम और ध्यान से पढ़ेगा। सर जी को फीस दिए हैं तो आप पढ़ेंगे, एक एक डाउट पूछ के रहेंगे। तो बता ऐसे बच्चा को क्या सज़ा मिलना चाहिए? हाँ। तो कैसे मिलेगा? उसने जो वादा किया वो तोड़ दिया, मेरे साथ धोखा किया, ये देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सपोज जैसे कि मान ले अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो एक कैमरा से हो रहा है। ये कैमरा ना हम इंस्टॉलमेंट में लेके आए, EMI हर एक महीना मेरे को देना पड़ता है उस दुकानदार को। हम क्या किए ना 2 महीना पैसा दिए, उसके बाद बंद कर दिए, बोले नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए। पूछा काहे नहीं देगा? हमने जो कैमरा आपका खरीदे थे ना वो चोरी हो गया है, अब खोज के ला के दीजिए। पुलिस में भी कंप्लेन कर चुके हैं, अभी तक मेरे को नहीं मिला मेरा कैमरा, ढूंढ के ला के दीजिए। जब कैमरा दीजिएगा तो पैसा देंगे। अब दुकानदार बोल रहा है भाई आपको तो श्रीमान हम कैमरा तो दे चुके थे ना, अब वो कैमरा को आप तोड़ देते हैं, मतलब गुम कर देते हैं या हिरा जाता है, उससे हमको क्या मतलब? आप मेरा पैसा दीजिए। हमने ना पैसा इसे थोड़ी ना मिलेगा, मेरा कैमरा चोरी होगा, आप मेरे को दूसरा ला के दीजिए या तो वही वाला दिलाइए तब देंगे। तो बता कहीं ना तो कहीं उस दुकानदार के साथ हम तो गलत काम करेंगे ना अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए मेरे को क्या मिलना चाहिए? सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा कौन देगा? लॉ देगा। कैसे? इसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है बाबू? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बताएगा कैसे उन लोगों को सज़ा दिया जाएगा। आप वादा करके ऐसे मुकर नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, किसी का पैसा मार नहीं सकते हैं भाई। ठीक है सर लेकिन कभी कभी कोई इंसान किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता है, अनजाने में झूठ बोल देता है, मतलब पता नहीं चलता उसको कि वो झूठ बोल रहा है, उसको लगता है वो सही बोल रहा है, उसको बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर इसके कारण किसी को नुकसान हुआ है तो आपको सज़ा तो भाई मिलेगा, लेकिन फ्रॉड वाला सज़ा नहीं मिलेगा।
ठीक है सर। इसके बाद बाबू एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर ये कौन सा एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट? ये आपको डिफाइन करेगा कि गुड्स क्या होता है, आखिर हम लोग गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स होता क्या है। सर ये कब आया था? देख भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में। ये कब आया था? 1930, मतलब 1930 साल में आ गया था। क्या आया था? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो डिफाइन करेगा कि गुड्स क्या होता है। जैसे कि सर नहीं समझ में आया बाबू, हम आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। सपोज आप किसी से एक वॉशिंग मशीन एक दुकानदार से परचेज किए। दुकानदार को बोले ना सर आप एक काम कर दीजिए, कि बाहर में देखिए ना कोई वैन वाला रिक्शा वाला होगा, वो लोग 100 रुपया लेगा, आप दे दीजिएगा, वो पैसा भी हम आपको दे के जा रहे हैं। सपोज मान ले भाई, सपोज ऐसा मान के चल कि 10,000 दाम है वॉशिंग मशीन का, 10,000 दाम है। हम दुकानदार को 1 रुपया भी नहीं दिए, दुकानदार मेरे नाम से बिल काट दिया, पेड नहीं लिखा, खाली पेड लिखना बाकी है। हम दुकानदार को बोले ना भाई आप टेंशन मत लीजिए, 100 रुपया दे दीजिए किसी वैन वाले को, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं तो आप पहचानते होंगे, हमको तो जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है। आप घर पर बिल भेज दीजिएगा, टोटल कितना हो गया? 10,100 हो गया ना। आप बिल घर पे भेज दीजिएगा मेरा, वहीं पर हम आपको पेमेंट कर देंगे, या जो लेके आएगा ना हम उसी को दे देंगे, या तो आप अपने जान पहचान को भेज दीजिए या किसी रिक्शा वाले को भेज दिया। अगर नहीं, सुनिए, 100 रुपया वैन वाले को दे देंगे, ये 10,000 का ना, ये 10,000 का हम आपको चेक दे रहे हैं, या तो चल चेक हटा, घर पे भेज दीजिएगा तो आपको हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फ़ोन पे कर देंगे, पेटीएम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है भाई, पैसा लेके आए नहीं है, घर पे सामान आएगा हम दे देंगे। घर पे सामान तो पहुंचा बाबू, घर पे सामान पहुंच गया, बहुत सही सलामत भी सही सलामत, लेकिन नहीं पहुंचा। सर क्या हो गया? मेरे घर पे, मेरा घर जो था 4th फ्लोर में था। कौन से फ्लोर में था? 4th फ्लोर। तो जब नीचे से ना लिफ्ट भी नहीं था, सीढ़ी से उठ रहा था ना बाबू, उसमें खरोच आ गया। खरोच आने के कारण वॉशिंग मशीन क्रैक हो गया। क्वेश्चन ये है, क्या मेरे को वॉशिंग मशीन लेना ही पड़ेगा और 10,000 देना ही पड़ेगा? क्या मैं उस वॉशिंग मशीन को रिजेक्ट कर सकता हूँ? या तो मैं उसको 10,000 नहीं दूंगा और बोलेगा भाई तू अपना वॉशिंग मशीन खुद लेके जो, हम तो नहीं लेंगे इस वॉशिंग मशीन को, क्रैक वाला सामान काहे ले हम? क्या होगा? अच्छा नहीं समझ में आया, चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। है दूसरा क्वेश्चन, सपोज मान लीजिए हम एक दुकानदार के पास गए। सर दुकानदार के पास, कैसा दुकानदार? वो जो दुकानदार है ना भाई, उसका दुकान है मोबाइल का, वो क्या बेचता है? मोबाइल बेचता है। हम दुकानदार के पास गए बाबू, दुकानदार बहुत सारा सेलफोन दिखाया, बोला भाई मेरे को सर ये सब पसंद नहीं है, मेरे को तो आईफोन ही चाहिए। बोला आईफोन तो सर है मेरे पास, लेकिन एक ही पीस है। हम बोले कोई बात नहीं, वो निकालिए। तो बोला सर देखिए ये जो आईफोन है ना, आप जो आईफोन अभी पसंद किए हैं, इसका दाम है 50,000। कितना है? 50,000 रुपया लगेगा आपको। हम बोले भाई 50,000? बोला हाँ लगेगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रखिए, मतलब बिल वगैरह सब इन्वॉइस जनरेट हो गया, खाली पेड लिखना बाकी था। ऐसे पेड लिखना बाकी था, पेड अभी नहीं लिखाया क्योंकि पेड नहीं किए। रसीद मेरे को हाथ में थमा दिया, लीजिए सर 50,000 का रसीद। बोले मोबाइल भी दे? बोले नहीं सर पैसा लेके आइए फिर आपको दे देते हैं। बोले बात सही है भाई, कहाँ भाग जाएगा आदमी। हम रसीद बोले जानते हो रसीद क्यों कटवाएं? ताकि वो किसी और को ना बेच पाए भाई, किसी और को बेच देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब क्या हुआ केस, तो ध्यान से सुनिए। हम घर पे आए पैसा लेने के लिए, उस बीच में उस दुकानदार के दुकान में आग लग गया। आग लगने के कारण सारा मोबाइल जलकर राख हो गया। आप बोले भाई जहाँ आग लग गया, राख हो गया, तो मेरा मोबाइल भी तो जल गया होगा, हम जाके क्या करेंगे वहाँ पर? कोई तो लाभ नहीं है, अब तो मोबाइल मिलने वाला नहीं है। हम नहीं गए। अगले सुबह वो दुकानदार आता है मोबाइल का राख लेकर, बोलता है सर 50,000 दीजिए। हम बोले मेरा मोबाइल ये लीजिए, उसका राख। बोला सर ऐसे क्यों? हम मोबाइल दीजिएगा तब ना आपको 50,000 देंगे। दुकानदार बोल रहा है सर आपका जो मोबाइल था वो तो जल गया ना,
तो पैसा दीजिए। हम बोले भाई काहे का पैसा, जब सामान नहीं मिलेगा तो हम पैसा काहे देंगे। अब उसका कहना है बाबू कि सर ध्यान से सुनिए मेरा बात को, आपका फ़ोन अगर मान लीजिए हम किसी और को बेच देते, उस बीच में कोई कस्टमर आ जाता और मैं अगर किसी को सेल कर देता तो आप तो मेरे से झगड़ा करते, भाई तो मेरा सामान किसी और को बेचा क्यों क्यों। तब आप बोलते ये आपका सामान है, ये आपका सामान है, तो आग लगा तो आपके ना सामान में लगा, वो मेरा थोड़ी ना था, वो तो हम आपसे सिर्फ पैसा पाते हैं। यस और नो। क्वेश्चन ये है क्या मेरे को 50,000 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। क्या आप इस आंसर को जानने के लिए इच्छुक है। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिस चैप्टर का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर को, ऐसे नहीं होगा भाई, हम एक लाइन में आंसर देने वाले नहीं है। जरूर मिलेगा, चैप्टर का इंतजार कीजिए, सिखाएगा हम लोगों को ये चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चैप्टर है जिसका नाम है द पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है बाबू, पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा, 1932। सर ये कौन सा एक्ट है। देख बाबू, ये जो एक्ट है ना, इसके नीचे वाला, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बच्चा है। 1872 में आया था, लेकिन ये ना सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता था गुड्स को। तो इसके बाद कब आया, 1930 में। उसके बाद 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया, पार्टनरशिप एक्ट। क्यों सर, क्योंकि भाई देख दिन प्रतिदिन झगड़ा लड़ाई बढ़ते गया, तो पार्टनर्स लोगों के लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया। कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट। याद कीजिए पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, कभी भी आप बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे, अकाउंट्स में पढ़े होंगे, थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए, दिमाग को दौड़ाइए। पता है जब पार्टनरशिप एक्ट होता था, पार्टनर्स बने कौन, कम से कम एक पार्टनर्स बनने के लिए कितना लोगों का जरूरत है, 2 लोग, कम से कम कितना, 2 लोग, कम से कम 2 लोग चाहिए ना भाई। यस और नो। 2 लोग रहेगा तब क्या बनेगा, पार्टनर बनेगा। अब मान लीजिए 2 लोग, कम से कम 2 लोग मिलकर पार्टनर बन गया। लेकिन देखिए पार्टनरशिप कैसा है, इस पार्टनरशिप बिजनेस में ना 3 लोग हैं। सर कौन कौन से लोग हैं, 3 लोग बताइए ना थोड़ा हमको जल्दी से। देख बताते हैं बाबू, 3 लोग कौन कौन सा है। देख कौन कौन सा है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी। ये 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब घटनाक्रम क्या हुआ है, हम तीनों मिलकर बिजनेस शुरू कर दिए। समझ में आया, तीनों मिलकर। सर ये कौन है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये हम खुद है भाई। अब तीनों मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। सर इन लोगों को क्यों पार्टनर बनाए, ये लोग बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, हम कैपिटल लगा देंगे। बोला सर आप, मेरे पास पैसा तो कम है, पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, लेकिन ना आप जितना बोलिएगा ना उतना हम एफर्ट देने के लिए रेडी हैं। ये बोला एफर्ट बहुत देगा। सर मैं भी थोड़ा कैपिटल लगाया भाई, थोड़ा दिमाग लगाया और बिजनेस को चलाया ही नहीं, दौड़ाया बिजनेस को। अब साल भर मेहनत करने के बाद प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। कितना का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का। हम बोले ठीक है भाई, अब क्या किया जाए प्रॉफिट को। बोला सर बांट लेते हैं आपस में, शेयर करते हैं। हमने ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुमको देंगे 1:1:8। तुम 1 लाख लेना भाई, तुमको भी 1 लाख, हम रखेंगे 8 लाख। तो बोला ना ना ऐसे कैसे होगा। हम बोले देख भाई बात को समझने की कोशिश कर, तू तो कैपिटल दिया, दिमाग तो है नहीं, तू मेहनत दिया, तू गाय भैंस की तरह बहुत खटा, तेरे पास भी दिमाग तो है नहीं। आखिर ये जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल के आधार पर नहीं कमाया जा सकता, या सिर्फ मेहनत करके नहीं कमा सकता। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ होता है तो दिमाग होता है। आइडिया बोलते हैं ना अपना एडवर्टीजमेंट करते समय, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये ब्रेन के कारण हुआ है। असली कीमत किसका है, ब्रेन का है। समझ। बोला ना सर बोलने से थोड़ी ना होता है। अगर मेरे जगह कोई दूसरा कोई रहता ना, वर्कर रहता ना, तो उसको आपको सैलरी आधा देना पड़ जाता। अब बिना पैसा का बिजनेस कैसे कर लेते हैं। हमारा आपस में डिबेट हो गया। अब ये जब डिबेट होता है ना भाई, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक बात बोला गया है, पार्टनरशिप डीड में अगर डीड पहले से नहीं बना है तो रेशियो को कौन सा रेशियो बांटते हैं, प्रॉफिट और लॉस को। याद कीजिए कैसे बांटते थे, इक्वली। याद आया आपको, कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। मतलब यहाँ पर कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा प्रॉफिट को।
कुछ समझ में आया? तो ये जो कानून बना इक्वली बांटने का, अब तो सबको मानना पड़ेगा ना, मेरे को भी मानना पड़ेगा, उन दोनों को भी मानना पड़ेगा, वो लोग तो खुशी है। तो ये कौन समझौता करा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कि सपोज मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं कि कितना परसेंट, अगर कोई ड्राइंग्स निकाला तो उसके ऊपर कितना परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो बताइए, अगर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन देन एज्यूम कितना परसेंट, याद कीजिए कितना परसेंट मानते हैं, थोड़ा याद करके बताइए कितना परसेंट था, 10% कि 6%, कितना परसेंट? क्या जो स्टूडेंट 6% बोल रहा है वो गलत है, 10% भी बोलने वाला गलत है। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, नथिंग, जीरो जीरो, लड्डू मिलेगा आपको, लड्डू। सर क्यों? बाबू याद कर कीजिए आप लोग, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मेंशन है तो कुछ भी नहीं मिलता था। तो सर 6% किसका था? वो था भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का, याद कीजिए। हो गया ना पप्पू? इसीलिए किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 6% पर एनम, पीए का मतलब वो पर एनम, एग्जाम में दे देगा भाई ऐसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट कर देगा, परसेंट में गलत हो जाएगा, नील होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है कि 6% पर एनम, ये गलत है आंसर, ये है सही, 6% पर एनम। मतलब एमसीक्यू कितना संभल के करना आपको पता है ना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका मार्क्स माइनस में चला जाएगा। बात सर बहुत अच्छा, आप तो हमको बचा लिए। और याद कीजिए भाई, पार्टनरशिप जो कोई बिजनेस होता था ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर कोई पार्टनर्स लोग आपस में मिलकर बिजनेस करता है, मान ले हम हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये दोनों को साथ में लेकर बिजनेस किए। मेरे को नहीं पता था मिस्टर ए कौन है, धोखेबाज है, वो धोखा किया हम लोग के साथ। मान ले हम लोग जैसे कि लोन लिए थे और लोन का सारा पैसा लेके कौन भाग गया? मिस्टर ए। कौन भाग गया भाई? मिस्टर ए। या कोई भी धोखा हम लोग का पार्टनर्स बिजनेस में करता है किसी के भी साथ, किसी के भी साथ, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? याद कीजिए, पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? याद करके बताइए मेरे को। पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। इस अनलिमिटेड का मतलब पता है आपको? अगर एक भी पार्टनर्स धोखा कर दिया तो रिमेनिंग पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। अर्थात घर बार, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, टीवी, बीबी, बीबी मीन्स अदर एसेट्स, सब नीलाम हो जाएगा। कब तक? जब तक उन लोगों का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक। जितना मेरे बिजनेस में पैसा है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ हम लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। कौन? रिमेनिंग पार्टनर। हम लोग का घर द्वार सब नीलाम होने शुरू हो जाएगा जब तक उन लोग का पेमेंट नहीं हो जाता। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बात कौन से एक्ट में मेंशन है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन ये भाई बहुत गलत होता था, एक पार्टनर से गलती बाकी पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ता था। तब एक एक्ट आया जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसको हम लोग बोलते हैं ना LLP। क्या बोलते हैं बाबू? LLP एक्ट। सर ये LLP क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये आया भाई 2008 में। कब आया? 2008 में। 2008 में ये एक एक्ट आया जो हम लोग को बताया ना, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, जो LLP एक्ट होता है, वो हम लोग को सिखाया। सर क्या सिखाया? वो बाबू हम लोग को सिखाया जो LLP होता है ना, इसमें भी पार्टनरशिप होगा, लेकिन पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड की लिमिटेड होगा? लिमिटेड होगा। इस बार लिमिटेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लिमिटेड। कैसे? सबका लिमिटेड नहीं है, बोला जो धोखा देगा, जो पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करेगा, जो पार्टनर करेगा, मान लें हम लोग 3 पार्टनर ABC, ए धोखा दिया तो ए का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, वो पर्सनली लायबल होगा। अगर वो पकड़ा गया तो, नहीं पकड़ा तो क्या किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो पार्टनर है ना B और C, उन लोगों का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। ये बता अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ भाई? जब हम धोखाधड़ी नहीं किए, मेरा नीयत साफ था, मेरा नीति भी साफ है, मेरा नीयत भी साफ है, उस सिचुएशन में मेरा तो लायबिलिटी लिमिटेड होना चाहिए ना। बोला हाँ सर, इस बार लिमिटेड रहेगा। जो धोखा देगा उसको जेल भेजेंगे, जो धोखा देगा उसका हाथी घोड़ा गाय भैंस टीवी भी नीलाम होगा। आप लोग का सेफ रहेगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा। इसके बाद एक नया और एक एक्ट पढ़ना पड़ेगा बाबू हम लोगों को, जिसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर ये अब कौन सा नया सा एक्ट आ गया?
बाबू ये एक ऐसा एक्ट है ना जिसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर ये कौन सा एक्ट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब होता है 8081 का मतलब, जब कोई लेन देन, तुम लोग कभी पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, ये सब था ना भाई, डिमांड ड्राफ्ट। सर ये सब क्या क्या कहानी है बताइए ना, थोड़ा सा याद दिलाते हैं भाई, पढ़ा होगा भाई सब कभी तुम लोग। देख सपोज मान ले हम किसी दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने गए, दुकानदार बोला आपके ऊपर भरोसा नहीं खे, तो हम बोले सर तो क्या करें, आप हमको उधारी नहीं दीजिएगा? बोला ना आपको उधारी नहीं दे सकते। हम बोले ठीक है सर एक काम करते हैं, हम आपको चेक काट के दे देते हैं। हम उसको क्या किए, चेक काट के दे दिए। सामान घर लेके चले आए, जैसी वो बैंक में चेक को लेके गया ना, वो चेक क्या हो गया पता है? वो चेक हो गया डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब सर पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। वो चेक क्या हो गया? वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, मतलब पैसा नहीं मिला, बाउंस कर गया वो चेक। अब बताइए, अब हम तो खिलखिला के हंसने लगे, सामान भी मेरा और पैसा भी नहीं लगा। तो गवर्नमेंट बोला रुक जा भाई, ऐसे धोखेबाजों को रोकने के लिए ना, पहले बोला जाता था कि जितना रुपया का धोखाधड़ी किया है कोई, उसका डबल नुकसान देना पड़ेगा। अब बोलता है तुमको जेल भी जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी के साथ जानबूझ कर ऐसा धोखा किया, चेक को डिसऑनर करने का कोशिश किया जानबूझकर, विदाउट एनी रीजन, तो उसको जेल भी होगा प्लस कॉम्पेंसेशन में डबल अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा एक्ट करना पड़ेगा भाई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये हमको सिखाएगा कि अगर कोई धोखाधड़ी करने का कोशिश किया तो उसके साथ क्या कर सकते, चेक के बारे में बताएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताएगा, प्रोमिसरी नोट के बारे में। आप याद कीजिए बिल्स डिसऑनर नहीं होता था, लेकिन सर एक्शन कैसे लेंगे? ठीक है, और याद दिलाते हैं। सर एक बात बताइए, सपोज मान लीजिए सर हम एक कोचिंग सेंटर में क्लास ज्वाइन कर लिए, कोचिंग सेंटर में भाई क्लास ज्वाइन कर लिए, जस्ट ज्वाइन किए मैं क्लास करना शुरू नहीं किया, शुरू ही नहीं किया। सर क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि मैं सोचा था ना कि वहाँ पर चंदन सर लॉ पढ़ाएंगे, लेकिन लॉ कोई दूसरा फैकल्टी पढ़ा रहा है, ऐसा पता चला मेरे को। तो इंक्वायरी किए, बोला नहीं सर आगे चंदन सर यहाँ पर पढ़ाते थे, अभी सर के टाइम नहीं है, इसीलिए अभी दूसरे सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। बोला ना हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो बोला जो चेक दिए वो वापस लाइए। अब वो चेक देने से मना कर देता है। तो भाई तू बताओ, क्लास किया? नहीं किया। अब क्लास नहीं किया तो चेक का पेमेंट नहीं भी करेगा तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन सर कब केस कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, क्या हो सकता है, जेल होगा तो कितना महीने का होगा, कितना रुपया का लॉस हो सकता है, ये सब चीज़ सिखाएगा। कौन सा चैप्टर? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो थोड़ा सा इंतजार। चेक भी बहुत तरह तरह का होता है भाई, आप कभी नाम सुने हो बियरर चेक। एक होता है ना पैसा खाली आपके अकाउंटे में जाएगा डायरेक्ट, उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। एक होता है अकाउंट पे ही क्रॉस चेक। एक होता है स्पेशल चेक। सर ये कैसा चेक है? इसके लिए बाबू आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आप इंतज़ार कीजिए उस चैप्टर का। सर मान लीजिए चेक हमारा कोई चोरी कर लिया तो क्या होगा सर? बोले ना इसके लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए भाई चेक मेरे पास था लेकिन कोई ना वहाँ से चोरी करके डुप्लीकेट साइन करके पैसा निकाल लिया, तब क्या करने सकेंगे? तो ये चैप्टर सिखाएगा। कौन सा चैप्टर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये चैप्टर सिखाने वाला है। इसके बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सर ये क्या है? देख ये चैप्टर हम लोग को सिखाने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर का बचाव कैसे कर। पहला बात, कंज्यूमर कौन है? जो दुकानदार से सामान खरीद के लाता है वो, कि जो यूज करता है वो, ये इस चैप्टर में सीखेंगे। आखिर है कौन कंज्यूमर, पहला बात। दूसरा, आज बताइए दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट तो बढ़ते गया है, कोई डाउट इसमें? दिन प्रतिदिन एडवर्टीजमेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? एडवर्टीजमेंट तो बढ़ते जा रहा है ना। अब देखिएगा एक एडवर्टीजमेंट आता है एक सरफ का, हम नाम नहीं लेना चाहते, कारण है उसके पीछे। ये देखिए एक पुराना शर्ट है, एक भाभी जी आएगी, एक नया शर्ट है। ये नया शर्ट है, ये पुराना शर्ट है। अब पुराना शर्ट को ना उसका
उस ना मतलब जो सरफ है उससे धो दिया गया। अब बताइए तो पहचाना तो कौन, इसमें नया कौन पुराना कौन? अब बताइए कोई भी पुराना कपड़ा से धो दिया जाए तो क्या पब्लिक इतना बुड़बक हो चुका है, पब्लिक को इतना समझ में नहीं आएगा कि नया कौन और पुराना कौन? यस और नो? पब्लिक इतना तो बुड़बक नहीं है। नहीं लगता ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट को बैन कर देना चाहिए? ये पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है। एक्शन लेगी गवर्नमेंट, लेना भी शुरू की है, मैं आपको बताऊंगा। टीवी में ऐड दिखा, लाए वो है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। बताइए हनुमान जी क्या लाए वो साबुन से नहाते थे? हद हो गया भाई, हद हो रहा है सर। और कैसा क्या हो सकता है? अब बताइए जैसे कि अब कुछ ऐसा चीज़ है ना जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है। सर पब्लिक को नुकसान कैसे? जैसे कि आप अल्कोहल का ऐड नहीं कर सकते टीवी में। आप कभी भी मदिरा मीन्स दारू का एडवर्टीजमेंट देखे? नहीं देखे होंगे। बताइए किसका ऑफिस है? चाहे सोडा वाटर का आता है। रॉयल्स का ना देखिएगा अच्छा से, अभी भी यूट्यूब पर जाकर वीडियो खोल के देखिए, वहाँ देता है CDN म्यूजिक, देख लीजिएगा टीवी में ऐड आता है। मिल बैठेंगे 3 यार, वो बोतल जो रहता है वो सोडा वाटर का रहता है भाई। सर बियर का ऐड आता है भाई, बियर का ऐड जो आता है ना विदाउट अल्कोहल होता है, अल्कोहल फ्री होता है, उसमें अल्कोहल नहीं रहता है। सिगरेट का ऐड आता है? कभी नहीं आता है कि ये सिगरेट पीने से इतना ज़्यादा धुआं निकलेगा। ऐसा कभी होता है क्या बाबू? ना, ऐसा ये सब ऐड नहीं आता। क्यों? वो सेहत के लिए हानिकारक है। अगर तुम कभी मूवी भी देखने गया होगा ना, मूवी में ऐड भी आता होगा अगर अल्कोहल का, तो कैसा ऐड, ये सॉरी सिगरेट वगैरह का, तो बोलता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है भाई। तंबाकू खाइएगा तो लिखा है तंबाकू कॉज कैंसर। मतलब वो रोक लगाने के लिए आता है, बोल देता है कि इससे मूवी का, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, इससे मूवी का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये सारा एडवर्टीजमेंट के ऊपर रोक लगना शुरू हो चुका। अब बताइए ना, फेयर एंड लवली लगाने से इंसान बोलता है गोरा हो जाएगा 7 दिनों में, ऐसा ही कुछ आता ना। अब बताइए अगर इंसान गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ में क्या कोई काला रहता? गाय भैंस के ऊपर लगा के देखिए गोरा होता है कि नहीं होता है। तो सर वो लोग क्यों बच जा रहे? वो लोग कंडीशन लागू कर दिया है भाई, कंडीशन के कारण बच जाए। कंडीशन क्या है, कैसे बच जाता है, कंडीशन क्या होता है, ये सब का सब हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? उसके लिए भाई हम लोग एक चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब लॉ पढ़ने का इतना सारा फ़ायदा किसमें? बिजनेस लॉ में। तब सोचिए कंपनी लॉ का कितना फ़ायदा होता होगा। खैर वो कंपनी का केस है। मतलब डेली को ज़िंदगी को जीना है तो कहीं ना तो कहीं हम लोग को बिजनेस लॉ सीख के जाना है। और CU का मकसद सिर्फ मार्क्स दिलाना नहीं, नॉलेज भी दिलाना है। तो हम लोग को अब लॉ पढ़ना शुरू कर देना है। क्या आप लोग लॉ पढ़ने के लिए इच्छुक हैं? क्या लॉ को पढ़ना चाहते हैं, लॉ को समझना चाहते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लॉ का क्लासेस में पहला चैप्टर। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीख लें कि एग्जाम में कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आने वाला है। फिर स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन चैप्टर। पहले मार्क्स को तो थोड़ा समझ लें हम लोग, मार्क्स कैसे देता है एग्जाम में। देखिए ये जो पहला चैप्टर है ना, CU में 30 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स? 30। बाकी सर कितना है? बाकी 10 मार्क्स करके है सारा का सारा चैप्टर। अगर आप काउंट कीजिएगा सबको तो हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो सर पेपर तो 100 मार्क्स का होता है ना। 20 मार्क्स बाबू आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट में 20 में 20 देता नहीं है, सच बताते हैं भाई। 11-12 में मिल जाता होगा, 10-12 में कॉलेज वाला नहीं देने मांगता है, सच कहते हैं भाई। तो कितना मेहनत कर ले, बहुत मुश्किल है 20 में 20 मिलना। सर क्वेश्चन पैटर्न बताइए। क्वेश्चन पैटर्न है MCQ। क्या है? MCQ। 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, कितना हो गया? 20 मार्क्स। 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, कितना हो गया भाई? 60। टोटल कितना हो गया? 80। अगर आपने ढंग से लॉ को नहीं पढ़ा है, MCQ को ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आपको नहीं आता तो आप अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर कीजिएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, आपका मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा। कितना सर? शायद -0.25 होता है। ये एक बार देख लीजिएगा भाई, मेरे को याद नहीं है था ठीक से, ये चेक करें। मतलब आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और MCQ के आंसर याद करके नहीं, समझ कर दिया जाता है। क्योंकि आपको जब 4 ऑप्शन दिया जाएगा ना, लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन करेक्ट है, हम किस में टिक करें और किस में ना करें। लेकिन
देखिए आप लोग ऐसा नहीं, कुछ भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एनालिसिस करने में टाइम लगेगा वो टाइम यहाँ पर आपका सेव होगा। और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके लोगों का सिर्फ ना प्रोविजन के रूप में हम लोग को नहीं पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को लेना, समझना है और रीजन को भी जानना है, लोग काहे क्यों कैसे किस लिए, ये सब समझ के आगे बढ़ना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक नए चैप्टर को जिसका नाम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन उसके पहले आप लोग ना एक चैलेंज है मेरा यूट्यूब पर जिसका नाम है एम्बिशन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा आपको क्या मिलने वाला है, वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर, सबसे अच्छा 30 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और सबसे बड़ा आप अगर CA CSE में कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये सिर्फ इंटर में नहीं, ये सिर्फ फाउंडेशन में, इंटर भी मिलता है, इसीलिए इस चैप्टर को गलती से भी मिस ना करें। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।